प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम प्रतिदिन डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत करंट अफेयर्स के विश्व, भारत और राजस्थान के महत्वपूर्ण उस दिन के खबरों पर चर्चा करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में हम लोगों ने राजस्थान का बजट आपसे शेयर किया था और आज हम जो है भारत का बजट आपसे शेयर करने वाले हैं। और बजट की यह जो क्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपने सीईटी का सिलेबस देखा तो उस सिलेबस में केंद्रीय बजट का विशेष रूप से प्रावधान है। केंद्रीय बजट जो है उसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है और आने वाले समय में जो भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है सितंबर में, और उसके अलावा भी आरएस हो अथवा किसी भी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उसमें बजट से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की यह क्लास सीईटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही दोस्तों, उसके साथ साथ और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बजट पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो सर्वप्रथम हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि बजट शब्द जो है वो क्या संविधान में लिखा हुआ है? तो संविधान में दोस्तों जब आप लोग देखोगे तो कहीं पर भी संविधान में आपको बजट शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? वहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट है, पूरे वर्ष का जो वित्त है उस वित्त का जो विवरण पेश किया जाता है उसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जिसके अंतर्गत आय और व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम लोग संविधान की बात करें तो उसका जो अनुच्छेद 112 है वो केंद्रीय बजट की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार जो है वो बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है। और उसी को जब अपन लोग देखें तो राज्य सरकार जो है वो अनुच्छेद 202 के तहत बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है। राज्य सरकार में राज्य का जो वित्त मंत्री होता है और केंद्र सरकार में केंद्र का जो वित्त मंत्री है वो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार और यहाँ पे अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है। अभी हम लोगों ने ये देखा कि भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अभी जो है वो वार्षिक वित्तीय बजट प्रस्तुत किया दोस्तों। तो निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया तो भारत के अंदर सर्वाधिक बार लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली महिला कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और उसी को अगर अपन लोग देखें तो सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया ऐसे वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने जो है वो 10 बार बजट पेश किया था। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि इस बार का जो बजट पेश किया गया है उस बजट के अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और उससे संबंधित क्या प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने संसद के बजट सत्र के दौरान 2024-25 का 7वां लगातार केंद्रीय बजट पेश किया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था दोस्तों कि यह जो बजट है वो कौन सा है? 7वां बजट है ना। यानी कि 7वां बजट किसका है? तो ये जो 7वां बजट है वो किसका है? निर्मला सीतारमण का है। तो इस प्रकार से वित्त मंत्री के रूप में लगातार 7 बजट भाषण पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में इतिहास रचने वाली कौन है? उनका नाम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इन्होंने इसके अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है वो अमेंडमेंट किए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात है बजट की थीम दोस्तों। तो ये थीम यानी ये बजट किस पर पूरी तरह से निर्भर है ना, या बजट किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? तो उसमें जब अपन लोग देखते हैं तो एक तो इन्होंने रोजगार पर जो है वो प्रमुखता दी है, रोजगार को। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कौशल विकास को जो है प्रमुखता दी है, जो कि महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में स्किल डेवलपमेंट करना। उसके बाद में एमएसएमई यानी कि लघु मध्यम जो उद्योग हैं तो उन उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा देने की तरफ ये बजट केंद्रित है। और उसके बाद में इस बजट में उन्होंने किसको ध्यान रखा है? इन्होंने ध्यान रखा है मध्यम वर्ग का, पूरी तरह से ध्यान रखा है। तो इसकी थीम में 4 प्रमुख बातें हैं। रोजगार है,
कौशल है, एमएसएमई है और मध्यम वर्ग है। इन 4 पे जो है वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी तरह से जो है वो ध्यान रखा है दोस्तों। अब इस निर्मला सीतारमण का जो बजट है, इस बजट भाषण के दौरान ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ऐसे क्या कौन से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ऐसी कौन सी योजना है जिस पर प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहली बात है मध्यम वर्ग को राहत देते हुए नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में संशोधन किया है। ठीक है, तो कर स्लैब में संशोधन किया है, तो इस संशोधन के तहत करदाताओं को कितने रुपये की बचत होगी दोस्तों? 17,500 रुपये की सालाना अंदर दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो जो नई कर दरें हैं वो क्या है, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो अगर 0 से 3 लाख की आय है तो आपको 0 कर देना पड़ेगा, मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी वार्षिक आय 3 लाख से 7 लाख है तो कितने % टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों? 5% टैक्स देना पड़ेगा। इनकी वार्षिक आय 3 से 7 लाख है दोस्तों। और अगर आपकी वार्षिक आय 7 से 10 लाख है तो कितने % टैक्स देना पड़ेगा? 10% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग देखें, अगर 10 से 12 लाख है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? 15% देना पड़ेगा। तो इसको याद रखने का तरीका बड़ा जोरदार है। तो वो क्या है, जैसे सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना। उसके बाद 4 जोड़ दो आप 3 में, तो 3 + 4 कितने हो गए? 7। ठीक है, मतलब 7 लाख तक कितना % है? 5%। तो अब इस जो ये 7 है, इस 7 में 4 नहीं जोड़ने, कितने जोड़ने दोस्तों? 3 जोड़ने, तो कितना हो गया? 10, है ना। तो यहाँ पर जो है 7 + 3 = 10, यानी कि 7 से 10 लाख तक अगर आपका है तो यहाँ 5 से क्या हो जाएगा? 10% आपको टैक्स देना है। उसके बाद फिर 10 से 12, मतलब इन 10 में फिर जैसे यहाँ 4 जोड़ा था, यहाँ 3 जोड़ा, वैसा यहाँ 10 में कितना जोड़ना है? 2, यानी 4 3 2, तो कितना लाख हो गया? 12 लाख। तो वहाँ पे 5, 10 और 15%। तो इस प्रकार 3 से 7 लाख पे 5% टैक्स देना है, 7 से 10 लाख पे 10% टैक्स देना है, और 10 से 12 लाख पे 15% टैक्स जो है वो देना है। और 12 से 15 लाख वार्षिक आय है तो 20% टैक्स देना है दोस्तों। लेकिन 15 लाख और उससे अधिक आय है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। और नई कर व्यवस्था में जो मानक कटौती है, यानी पहले जो मानक कटौती दी जाती थी उनकी तरफ से वो 30,000 थी, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया दोस्तों? मानक कटौती को 75,000 तक की मानक कटौती की गई है दोस्तों। ठीक है, मतलब 75,000 रुपये तक आप ऐड करके और फिर टैक्स से छूट ले सकते हो। तो ये जो मानक कटौती पहले 30,000 थी वो अब कितनी है? 75,000 है। और इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो करदाताओं को सालाना कितनी बचत होगी? 17,500 रुपये की बचत होगी। नई टैक्स स्लैब में 3 से 7 साल तक 5% टैक्स है, 3 वर्ष से नीचे में कोई टैक्स, 3 लाख से नीचे में कोई टैक्स नहीं है। पर 3 से 7 लाख रुपए अगर आपकी आय है तो टैक्स कितना देना है? 5%। 7 से 10 लाख है तो 10%, 10 से 12 है तो 15%, 12 से 15 है तो 20%, और 15 से ऊपर पे 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा दोस्तों। अब हम यहाँ अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और कृषि उत्पादकता में और उसमें लचीलेपन के तहत इन्होंने क्या किया है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कृषि अनुसंधान के अंदर बदलाव करना दोस्तों, यानी कि ऐसी फसलें जिससे उत्पादन भी बढ़े और साथ ही साथ दोस्तों पर्यावरण और जलवायु के अनुकूल फसलों का उत्पादन करने के लिए कृषि के अनुसंधान की व्यवस्थाओं को व्यापक किया जाएगा। अनुसंधान ज़्यादा होगा जितना, है ना, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो ये तय कर पाएंगे कि उत्पादन किन फसलों का ज़्यादा करना है, उत्पादकता कहाँ ज़्यादा हो सकती है, और कौन सा जलवायु या जलवायु प्रदेश है जहाँ पर वो फसल बहुत ही अच्छी तरीके से जो उत्पादन दे सकती है। तो उसके लिए अनुसंधान में बदलाव करने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय सहयोग नीति दोस्तों, है ना, तो सहकारी क्षेत्र जो भी है उसके व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग की नीति अपनाई गई है। आत्मनिर्भरता अगर अपन लोग देखें दोस्तों तो सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य लिया गया है। कौन कौन सी फसलें हैं? सरसों है, मूंगफली है, तिल है और सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों के लिए आत्मनिर्भरता जो है वो अपन लोग यूँ कह सकते हो कि आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ाया गया दोस्तों। अब यहाँ किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो नई किस्म
का इन्होंने विवेचन किया है ना, विमोचन किया है। तो इसमें बागवानी फसलों की कितनी नई किस्में, तो 109, यानी कि 109 उच्च उपज वाली और जलवायु के लिए अनुकूल नई किस्मों का विमोचन यहाँ पर किया गया। तो कृषि उत्पादकता और उसमें लचीलापन है ना, सरकार देने जा रही है। अब फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो सरकार ने प्राकृतिक खेती की तरफ जो है वो आगे बढ़ने का निर्णय किया है और अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती को शुरुआत करने की तरफ जो है वो समर्थन दिया जाएगा। उनको प्रमाणन और ब्रांडिंग के द्वारा समर्थन दिया जाएगा। तो इसमें अगर अपन लोग देखें दोस्तों, है ना, जैविक कृषि जिसको अपन लोग कहते हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल कृषि, जिसमें अपन लोग जो है वो किसी भी प्रकार से खाद का उपयोग नहीं करना और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा देने के लिए 2 वर्षों में कितने किसानों को जोड़ा जाएगा दोस्तों, 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा और 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पूरे देश में आवश्यकता आधारित मतलब जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे जैव इनपुट संसाधन केंद्र, है ना, क्योंकि जैविक कृषि की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जैव इनपुट संसाधन केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। कितने, 10,000 जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके अलावा अपन लोग देखें तो झींगा उत्पादन और निर्यात पर सरकार ने जो है वो फोकस किया है दोस्तों। तो इसमें झींगा पालन, उसके बाद उसका प्रसंस्करण, निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो उस पर भी सरकार ने फोकस किया और किसको इसमें एजेंसी बनाया है, नाबार्ड, यानी वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा आपके लिए, नाबार्ड जो है वो इसके अंदर वित्त पोषण करने जा रहा है। उसके बाद जो है वो अगर इसमें देखें तो 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए डीपीआई, ठीक है। तो इसमें जब अपन लोग देखें तो इसको अगर अपन देखें तो 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है, और जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड को जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, ये भी जो एक नया अमेंडमेंट किया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पूंजीगत लाभ करों में बदलाव किया गया है। तो पूंजीगत लाभ करों में जो बदलाव किया गया है उसमें अल्पकालिक लाभ कर 15% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखें तो बजट में आने वाले समय में स्टार्टअप यानी नए लोग जो भी आना चाहते हैं उनके लिए और जो लोग नवाचार कर रहे हैं यानी इनोवेशन करना चाहते हैं उनका समर्थन करने के लिए सभी निवेशक वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था और पिछले समय में एंजल टैक्स सरकार ने लगाया था, लेकिन उस एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। और कारण क्या है, क्योंकि एंजल टैक्स को ख़त्म करके वो जो पैसा है उस पैसे से नवाचार करना, इनोवेशन करना, नई चीज़ों को जो है आगे बढ़ाना है ना, नई खोज करना, नया अनुसंधान करना और उसके साथ में जो नए लोग हैं, स्टार्टअप है, नए बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको की दिशा में सरकार काम कर रही थी। बहुत ही चर्चित था एंजल टैक्स और इस एंजल टैक्स को इस सरकार ने क्या कर दिया है, इस सरकार ने समाप्त करने का प्रस्ताव किया है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बजट अनुमानों की। तो 2024-25 में बजट का क्या अनुमान है, तो इसमें अगर अपन लोग देखें तो ये जो वित्त वर्ष है 2025 उसमें राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है, ठीक है। तो बजट जो होता है ना दोस्तों, इसमें जो आय व्यय का ब्यौरा किया जाता है तो उसमें 3 साल का प्रावधान होता है। कितने साल का प्रावधान होता है दोस्तों, 3 साल का प्रावधान, यानी एक तो वो साल जो पिछला साल है, ठीक है, एक वो साल जो अभी वर्तमान में चल रहा है और एक आगामी आने वाला साल है, ठीक है। तो इन तीनों को लेकर के और फिर जो है योजना दोस्तों बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो वित्त वर्ष है 2025 उसमें राजकोषीय घाटा जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है दोस्तों, 4.9% रहने का अनुमान है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, और अंतरिम बजट में ये 5.1% से कम था, लेकिन अभी इसको 4.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगले वर्ष घाटे को 4.5% से कम करने की प्रतिबद्धता है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए व्यय कितना होगा, 48.21 ट्रिलियन रुपये रहने का अनुमान है और 2025 के लिए प्राप्तियाँ 32.07 ट्रिलियन रहने का अनुमान है। तो वित्त वर्ष 25 में कुल प्राप्तियाँ 32.07 लाख करोड़ रहने का अनुमान है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद शुद्ध कर प्राप्तियों की बात करें तो 25.83 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारी
14.01 लाख करोड़ रहने का अनुमान है और शुद्ध बाजार उधारी 11.63 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। ये आंकड़े हैं और ये आप लोगों को याद करने हैं। पीएसपी इंस्टीट्यूशन का जो चैनल है, जिसको अपन लोग कहते हैं टेलीग्राम के ऊपर जो चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो उससे आप जो है उसको और भी बेहतर तरीके से नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर अपन लोग देखें तो इस वित्त वर्ष के लिए व्यय कितना है, 48.21 ट्रिलियन रुपये रहने का अनुमान है और इसके लिए प्राप्तियाँ कितनी है, तो 32.07 ट्रिलियन यानी कि 32.07 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अपन लोग यहाँ पर देखेंगे सीमा शुल्क में कटौती की गई है और सीमा शुल्क में जब कटौती की जाएगी तो उससे रेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ सोने और चांदी पर शुल्क घटाकर कितना किया गया है, 6%। ठीक है, यानी कि सोने और चांदी पर जो सीमा शुल्क लगता है वो 6% कम कर दिया है। अब 6% कम देने से उनकी रेटें क्या हो गई, कम हो गई हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद प्लेटिनम पर कितना प्रतिशत, 6.4% की कमी की गई है प्लेटिनम के ऊपर दोस्तों। तो ये जो है वो इस बजट में एक अमेंडमेंट किया गया है। तो सोने और चांदी पर 6% तथा प्लेटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क में कटौती की गई है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग देखें यहाँ पर दोस्तों तो लिथियम, तांबा और कोबाल्ट को भी सीमा शुल्क से छूट दे दी गई है और लिथियम को छूट दी है तो इसका फायदा क्या होगा, लिथियम सस्ता होगा तो उससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है उनकी कीमतें कम हो जाएंगी दोस्तों। और एक और फायदा भारत को ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं और वो जो बैटरी है लिथियम की होती है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है उनकी कीमतें भी आने वाले समय में कम होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो लिथियम, तांबा और कोबाल्ट, और जानते ही हो कि इलेक्ट्रॉनिक के जो भी उपकरण है उसमें तांबे का उपयोग किया जाता है, तो सीमा शुल्क में छूट से जो है वो इन पर भी असर पड़ने जा रहा है। उसके बाद में सौर सेल और पैनल निर्माण के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की विस्तारित सूची जो है पेश की गई। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें यहाँ पर तो कनेक्टर और ऑक्सीजन फ्यूज्ड तांबे के निर्माण पर भी सीमा शुल्क में छूट दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें अगर अपन लोग देखें यहाँ पर तो लिथियम, तांबा, कोबाल्ट को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सोना और चांदी में 6% की छूट है सीमा शुल्क में और उसके बाद प्लेटिनम पे 6.4% की जो है वो छूट प्रदान की गई है। उसके बाद में दोस्तों अगर दवाइयों और मोबाइल फ़ोन पर शुल्क में कटौती की गई है तो इसमें कैंसर की 3 अतिरिक्त दवाओं पर सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट दी गई है। कंप्लीटली सीमा शुल्क नहीं लगेगा कैंसर अतिरिक्त 3 दवाओं में, तो वो दवा क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मोबाइल उपकरण और सहायक उपकरणों पर शुल्क घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। तो इससे यहाँ पर भी जो है वो असर पड़ेगा। प्लास्टिक उत्पादों पर सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। प्लास्टिक के उत्पाद अगर आएंगे तो उसमें सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया तो वो महंगे हो जाएंगे, तो लोग प्लास्टिक का जो है वस्तुएं कम खरीदेंगे और सरकार यही चाहती है पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर प्लास्टिक उत्पादों पर भी सीमा शुल्क में क्या कर दिया गया है, वृद्धि कर दी गई है। जबकि मोबाइल उपकरण और सहायक उपकरणों पर शुल्क घटा करके कितना % कर दिया है, मोबाइल और सहायक उपकरणों पर 15% कम कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस बजट की कुछ प्रमुख बातें हैं। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो देखो अभी पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उसको जो 2 प्रमुख पार्टियों ने, जो सबसे बड़ी पार्टी ने समर्थन दिया, उसमें एक तो तेलुगु देशम पार्टी है जो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, चंद्रबाबू नायडू, और एक जनता दल यूनाइटेड है जो कहाँ है, बिहार का है और नीतीश कुमार जिसके सीएम है। तो स्वाभाविक तौर पर उन दोनों ने समर्थन दिया था तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ डील सरकार के साथ में हुई होगी, तो उसको राजनीतिक रूप नहीं देते। लेकिन एक अच्छी बात है कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधान सरकार ने किया है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश के लिए सामाजिक और बुनियादी ढांचा निधि की घोषणा और 3 जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के साथ में सरकार ने जो है वो एक औद्योगिक गलियारे के लिए पैकेज दिया है और वो औद्योगिक गलियारा होगा विजाग से चेन्नई औद्योगिक गलियारे के लिए पैकेज दिया है। उसके बाद अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, उसके विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और भविष्य में वित्त पोषण का वादा भी किया है। 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है, लेकिन भविष्य में और भी वित्त पोषण केंद्र सरकार कर सकती है अमरावती के डेवलपमेंट के लिए, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता हो 2014 जब अलग हुआ सीमांध्र, तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, तो उस समय 2014 में यह तय किया गया था कि 10 वर्ष के बाद में जो है वो राजधानी कन्वर्ट करके अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा। और 2024 में वो 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो उसके तहत अगर अपन लोग देखें तो 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता किसको प्रदान की गई है, अमरावती को प्रदान की गई है। बिहार में सड़कों और एक्सप्रेस के लिए 26,000 करोड़ रुपये
है ना। केंद्र सरकार ने कितना बजट जारी किया है बिहार की सड़कों के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए। तो बिहार और ओडिशा में मंदिर विकास के लिए भी धन आवंटित किया है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो जो है पर्यटन के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्रों में इस प्रकार के जो है वो बजट आवंटन करती है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने देखा बिहार और उड़ीसा में मंदिर विकास के लिए भी धन का आवंटन किया गया है। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट में विशेष आवंटन है, जिसमें अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए और बिहार में सड़कों और एक्सप्रेस के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 4 जो सेक्टर है उसमें एक सेक्टर रोजगार और कौशल की बात सरकार ने की थी, तो यहाँ रोजगार और कौशल पर अपन लोग ध्यान केंद्रित करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 5 वर्ष जो आने वाली ये सरकार 5 वर्ष है, उसमें 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली 5 योजनाएं जो सरकार लॉन्च करने जा रही है। कितने युवाओं पर? 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय परिवेश शामिल है। कितने लाख करोड़ रुपए का? 2 लाख करोड़ रुपए का। 5 वर्षों में शीर्ष जितनी भी कंपनियां हैं उसमें 1 करोड़ युवाओं के लिए व्यापक इंटर्नशिप योजना लागू की जाएगी, है ना। अर्थात अगले 5 वर्ष में शीर्ष की जो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें 1 करोड़ युवाओं को जो है वो वहाँ काम सीखने के दृष्टिकोण से कह सको या अनुभव लेने के दृष्टिकोण से कह सको, इंटर्नशिप जो है वो दिया जाएगा। ये एक प्रकार की योजना है। उसके बाद पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए 1 महीने के वेतन समर्थन सहित रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन किए जाएंगे। पहली बार जो नौकरी कर रहे हैं ऐसे कर्मचारियों को 1 महीने वेतन का समर्थन केंद्र सरकार देगी। उसके बाद महिला विशिष्ट कौशल कार्यक्रम और कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि की गई। तो रोजगार और कौशल में अगर अपन लोग देखें तो 5 वर्षों में शीर्ष कंपनियों में कितने करोड़ युवा? 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। और पहली बार जो नौकरी कर रहे हैं उनके पहले महीने के लिए जो उनका यूँ कह सकते हो आप लोग कि 1 महीने का जो वेतन है उसका समर्थन की भी घोषणा किसने की है? केंद्र सरकार ने करी है। उसके बाद MSME और विनिर्माण की सहायता। ठीक है, तो MSME की अगर अपन लोग बात करते हैं, MSME यानी कि मीडियम, है ना, उसके बाद स्मॉल, और फिर जो है वो अगर अपन लोग इसमें देखें तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, यानी ये तीनों प्रकार के जो एंटरप्राइजेज यानी उद्यम है उनको लेकर के सरकार जो विशेष रूप से सजग है। और जितने छोटे लेवल से, अगर छोटे लेवल के जो अपन लोग यूँ कह सकते हो छोटे लेवल के जो कारीगर हैं या ऐसे लोग जो यूँ कह सकते हो आप लोग के अपने पुश्तैनी धंधों से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर इकोनॉमी धीरे धीरे बूस्ट होगी। इसके लिए सरकार ने MSME जो है उस पर ज़्यादातर करके फोकस किया है। तो MSME और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। मशीनरी खरीद के लिए ऋण गारंटी योजना और सावधि ऋण योजना है। MSME के लिए प्रौद्योगिकी सहायता पैकेज दिया गया है, क्योंकि MSME में अगर एक व्यक्ति है जो मीडियम प्रकार के, स्मॉल प्रकार के, छोटा उद्योग, लघु उद्योग है ना, उसको अगर जारी रखना चाहता है तो ऐसे में उसको प्रौद्योगिकी के लिए सरकार क्या करेगी? पैसा देगी। तो ये MSME के लिए प्रौद्योगिकी सहायता पैकेज भी जो है वो सरकार जो है वो अपन लोग यूँ कह सकते हो कि करने जा रही है। और MSME क्लस्टरों की सेवा के लिए सिडबी 24 नई शाखाएं खोलेगी। सिडबी जो है वो कितनी नई शाखाएं खोलेगी? 24 नई शाखाएं खोलने जा रही है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वित्तीय पहल की। बात करते हैं कि सरकार ने क्या वित्तीय पहल की है। तो पिछले उधारकर्ता के लिए मुद्रा ऋण सीमा रुपया 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 20 लाख। यानी मुद्रा ऋण जिन लोगों ने लिए थे बिजनेस के लिए, बैंकों ने मुद्रा ऋण जारी किए थे जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी और उन्होंने जब सबसे पहले जन आधार से जब खातों को जोड़ा था और उसके बाद में उन्होंने मुद्रा ऋण योजना लॉन्च की थी, तो उसमें जो सीमा थी वो 10 लाख थी, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया? मतलब जिन लोगों ने मुद्रा ऋण लिए वो 10 लाख रुपया से बढ़ा करके 20 लाख रुपए तक का ऋण सरकार से ले सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। घरेलू संस्थानों में रुपया 10 लाख तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता, है ना। कितने लाख रुपए तक के लिए? 10 लाख रुपए तक के लिए उच्च शिक्षा अगर आपको लेनी है तो उसके लिए सरकार वित्तीय ऋण आपको प्रदान करेगी। दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्रणाली को भी सरकार ने जो लागू किया है। तो यहाँ पिछले उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? 20 लाख। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या किया है कि 10 लाख तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए भी वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देगी। अब हम बात करते हैं कृषि और ग्रामीण विकास की तरफ। ठीक है, तो कृषि और ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान है। कितना प्रावधान है?
2.66 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए। ये आंकड़ा कई बार जो है पूछा भी जा सकता है ना, क्योंकि ग्रामीण विकास पे और कृषि को लेकर के सरकार फोकस करती है ना। उसके बाद में 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती, ये अभी मैंने आपको बताया था 2 वर्षों में कितने करोड़, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक या नेचुरल कृषि की तरफ सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने अभी देखा था कृषि अनुसंधान पे सरकार जो है वो ज़्यादातर करके फिर काम करने जा रही है। जलवायु अनुकूल फसल की जो किस्में हैं उसको सरकार लागू करने के लिए कृषि में अनुसंधान करना चाहती है, ताकि ये पता चले कि इस जलवायु में कौन सी फसल बेहतर तरीके से हो सकती है, तो किसान का समय, श्रम और धन तीनों ही बच जाएंगे और उत्पादकता बढ़ जाएगी दोस्तों। तो इस दिशा में भी सरकार अब पूरी तरह, जैसे मिट्टी, आप लोगों ने देखो मिट्टी का एनालिसिस करने के लिए सरकार ने कई सारी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं ताकि उस मिट्टी की जांच की जा सके, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी उस अनुकूल जलवायु में कौन सी फसल का उत्पादन हो सकता है, इसके लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने पर भी सरकार जो है वो काम कर रही है दोस्तों। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, बुनियादी ढांचा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी मोड में किराए के आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसके लिए? जो श्रमिक उद्योगों में लगे हुए उनको पीपीपी मोड, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कुछ पैसा लोग देंगे, कुछ पैसा वो जो प्राइवेट कंपनी जहाँ वो काम करता है वो लोग देंगे, और उनकी पार्टनरशिप में फिर जो है वो उनको किराए के आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता सरकार ने दी है। बिहार के लिए भी फिर अपन लोगों ने देखा बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क है और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए सरकार जो विशेष रूप से सहायता प्रदान कर रही है। उसके बाद में आर्थिक दृष्टिकोण की तरफ अगर अपन लोग देखें दोस्तों, ठीक है, तो क्या आर्थिक दृष्टिकोण है, मतलब क्या इकोनॉमिकली रिव्यू है और किस चीज़ को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य में क्या एक दृष्टिकोण इस बजट को लेकर के है ना। तो मुद्रास्फीति 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है दोस्तों, है ना। मुद्रास्फीति यानी जो अपने यूँ कह सकते हो आप लोग कि जिस प्रकार से आए दिन जो है वो अपन लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं उससे आम आदमी जो परेशान है, उसका जो मुख्य रीज़न है वो क्या होता है, मुद्रास्फीति है। तो मुद्रास्फीति जो है 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ती है। भारत की आर्थिक वृद्धि को चमकदार अपवाद के रूप में वर्णित किया जा रहा है ना। मतलब ये एक अपवाद है कि सभी जगहों पर तो आर्थिक वृद्धि हो नहीं रही है पूरे विश्व में, और भारत में कैसे आर्थिक रूप से इकोनॉमी इतनी ग्रोथ कर रही है, तो इसको चमकदार अपवाद की श्रेणी में वर्णित किया गया है। नौकरी सृजन और उपभोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे संभावित रूप से उपभोक्ता वस्तुओं, रियल एस्टेट और ऑटो क्षेत्रों को लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र इन्होंने तय किए हैं। कौन कौन से? कृषि, रोजगार, समावेशी विकास, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और अगली पीढ़ी में सुधार। ये 9 क्षेत्र हैं जो इस बार तय किए हैं इस बजट में। ठीक है, इनको प्रायोरिटी दी गई है। कृषि होगी, रोजगार होगा ही होगा, स्वाभाविक है। समावेशी विकास आ गया, विनिर्माण आ गया, शहरी विकास आ गया, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, नवाचार अपन ने बात की, अनुसंधानों की बात की अपन लोगों ने। ठीक है, और अगली पीढ़ी में सुधार करना, ये 9 क्षेत्र हैं जिनको इस बजट में प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है दोस्तों। महिला नेतृत्व में भी अपन लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है? 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन जो है वो दोस्तों महिलाओं के लिए किया गया है। यानी कि महिला नेतृत्व विकास और महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को लेकर के 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। सामाजिक कल्याण, ठीक है, यानी कि यूँ कह सकते हैं आप लोग सभी के कल्याण की बात सरकार ने जो की है, तो उसके तहत 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, PMGKAY, है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अर्थात प्रधानमंत्री गरीबों के कल्याण के लिए अन्न योजना, अर्थात अन्न अर्थात कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। तो इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को पूरे देश में लाभ मिलने जा रहा है। कितने लोगों को लाभ मिलेगा? 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है बिना अन्न के देश में नहीं रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी को लेकर के भी कई सारे काम किए ही जा रहे हैं और मोदी सरकार इसको लेकर के काम करती है। और आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो सरकार है अभी, है ना, जिसको अपन लोग कहते हैं चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा ना कि उन्होंने कितना सारा अमेंडमेंट डिजिटल क्रांति को लेकर के किया है, टेक्नोलॉजी को लेकर के किया है दोस्तों। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से की जा रही। उसके बाद अपन लोग देखें यहाँ तो अन्य आवश्यक बजट घोषणाएं क्या की गई हैं, ये दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ से होकर के प्रश्न बनते हैं और उन्हीं विशेष महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने इस क्लास में शामिल किया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर पूर्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 नई शाखाएं स्थापित की जाएंगी। कहाँ? उत्तर पूर्व भारत में।
ठीक है। उसके बाद में नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, कितने? 12 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। उसके बाद शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को 1 करोड़ घर उपलब्ध कराने के लिए 10 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए हैं। कितने घर उपलब्ध करवाने हैं? 1 करोड़ शहरी मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को, और उसके लिए 10 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए। ये भी महत्वपूर्ण खबर है, ठीक है। उसके बाद में अपन लोग अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, तो अभी पीपीपी मोड में औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास की मैंने आपको बात कर ही दी है, ठीक है। तरुण श्रेणी के तहत सफलतापूर्वक ऋण चुकाने वालों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, देखो तो ये एक अमेंडमेंट भी है। 10 लाख रुपये आपने मुद्रा ऋण लिया, लेकिन 20 लाख रुपये किया गया है सरकार ने, लेकिन उसमें एक शर्त है कि 10 लाख रुपये और तभी ले पाओगे जब आपने समय पर वो जो पहले की सारी किस्तें भरी हुई है, मतलब कुल मिलाकर के बैंक में आपकी सिविल ओके है, तो आपको तरुण श्रेणी जिसको कहा गया है, तो सफलतापूर्वक ऋण जिसने भी चुकाया है उसको 10 लाख रुपये और मिलने जा रहे हैं दोस्तों। 5 वर्षों में रोजगार सृजन के लिए 2 ट्रिलियन रुपये के आवंटन के साथ 3 नई रोजगार संबंधी योजना प्रस्तावित है। 20 लाख युवाओं के लिए कौशल विकास और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य। कितने लाख? 20 लाख युवाओं के लिए कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट करना, और उसमें महिलाओं की भागीदारी को भी शामिल किया गया है दोस्तों। कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए 1.52 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए। मैंने आपको बताया है 32 खेत प्रणाली। उसके बाद मैंने आपको बताया खेती की फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु के अनुकूल किस्मों को तैयार किया जा रहा है। कितनी? 109 दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जो महिला केंद्रित योजनाओं के लिए मैंने आपको बताया ही है 3 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए। तो ऐसे आंकड़े कई बार पूछ लिए जाते हैं जिसको आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अंतरिम बजट की कुछ हाइलाइट्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये किस किस मंत्रालय को कितने रुपए दिए गए हैं उसको लेकर के और फिर कुछ चीज़ें हैं। तो भारत का पूंजीगत व्यय 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ या सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। पूंजीगत व्यय 11% बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 11.11 लाख करोड़। यहाँ सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% कर दिया गया है दोस्तों। अंतरिम बजट दस्तावेजों के अनुसार सबसे अधिक आवंटन किसको किया गया है? रक्षा मंत्रालय को किया गया है, ठीक है। सर्वाधिक आवंटन रक्षा मंत्रालय को किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें रक्षा मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है? 6.1 लाख करोड़ रुपये। 6.1 लाख करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपये, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे रेल बजट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि सर्वप्रथम जो है रेल बजट को और उसके बाद में केंद्रीय बजट को, उन दोनों को ही शामिल रूप से प्रस्तुत किया जाता था। और ये 1924 के अंदर जो है वो पहले अलग किया गया था, है ना। मतलब इसमें अगर आप लोग देखो तो रेल बजट को भी अलग से पेश किया जाता था और जो बजट आ रहा है केंद्रीय बजट, वो दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे। और ये सबसे पहले कब पेश किया गया था? 1924 में पेश किया गया था। और किसकी अनुशंसा पर किया गया था ये? तो ये कमीशन है एकवर्थ कमीशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एकवर्थ कमीशन ने सर्वप्रथम 1924 के अंदर जो ये अनुशंसा की थी कि केंद्रीय बजट और रेल बजट दोनों को अलग अलग पेश करना है। तो भारत में आज़ादी के बाद में भी केंद्रीय बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग ही पेश किए जाते थे। लेकिन उसके बाद में 2017 के अंदर जो है वो विवेक डोगरा, है ना, 2017 में विवेक देवराय, है ना। तो 2017 में विवेक देवराय कमेटी, तो विवेक देवराय कमेटी ने फिर क्या कर दिया? इन दोनों को अलग अलग नहीं करके रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों को एक साथ पेश किया गया दोस्तों। तो अब केंद्रीय बजट में ही रेल बजट समाहित है। ये कौन सी कमेटी थी? विवेक देवराय कमेटी। और कब से ये किया गया है? 2017 में, यानी 2014 में जब केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब सरकार बनी तो उसके बाद विवेक देवराय कमेटी जो बनाएगी उसने अपनी जो अनुशंसा की उसमें भी सरकार ने दोनों को मर्ज करके अब एक ही बजट पेश किया जाता है, केंद्रीय बजट दोस्तों। तो इसमें रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। कितने आवंटित किए गए? 2.55 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। उसके बाद में उपभोक्ता मामले, ठीक है, ये गृह मंत्रालय को 2.3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
तो ये कुछ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए, रसायन उर्वरक को 1.68 लाख रुपए, संचार मंत्रालय को 1.37 लाख रुपए। ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक किसको दिया गया है, रक्षा मंत्रालय कितना दिया गया है, 6.1 लाख करोड़ रुपए। सेकंड कौन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कितना दिया गया है, 2.78 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय को कितना दिया है, तो 2.55 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। प्रारंभ में 1924 में एकवर्थ कमीशन के बाद में 1924 से ये दोनों ही बजट अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 2017 में विवेक देवराय कमेटी के बाद में ये दोनों को एक कर दिया गया और अभी केंद्रीय बजट में ही रेल बजट को समाहित कर लिया गया है दोस्तों। अब हम लोग सरकार ने प्रमुख योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है उस पर चर्चा करेंगे। तो सरकार ने अंतरिम बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं, उसके लिए जो है वो कितने करोड़ रुपए जो है, तो इसमें अपन लोग देखें अगर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 7,86,000 करोड़ रुपए। कितने, 7,86,000 करोड़ रुपए यानी 7.86 लाख करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों। आयुष्मान भारत PMJAY के लिए 7,500 करोड़ रुपए और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 6,200 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो मनरेगा के लिए कितने रुपए आवंटित किए, 7.86 लाख करोड़ रुपए यानी 7,86,000 करोड़ रुपए। ठीक है। आयुष्मान भारत PMJAY के लिए 7,500 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें कुछ हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए 8,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं लखपति दीदी योजना की। ठीक है। तो लखपति दीदी योजना में महिलाओं को लखपति बनाने के लिए सरकार एक योजना पे काम कर रही है, जिसको हम लखपति दीदी योजना कहते हैं। और इस योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया है सर, 3 करोड़ कर दिया। अर्थात केंद्र सरकार पूरे देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने जा रही है। तो बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री ने ये घोषणा की है कि सरकार 2 करोड़ से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बना रही है। लखपति दीदी जो शब्द है वो स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को संदर्भित करता है, यानी जो स्वयं सहायता समूह उसमें जो महिला सदस्य हैं उनको लेकर के है, और अपनी उद्यमशीलता और कौशल का उपयोग करते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की स्थायी आय अर्जित करने से संबंधित है। अर्थात कि प्रति वर्ष प्रत्येक महिला अपने परिवार के लिए स्थायी रूप से कम 1 लाख रुपये की आय अर्जित करे, इसको लेकर के सरकार ने एक लक्ष्य बनाया है और उसी को अपन लोग लखपति दीदी नाम से कहते हैं। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको हम लोग लखपति दीदी योजना के नाम से कहते हैं। और इसकी जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना का जो है घोषणा की थी दोस्तों। और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को जो है वो सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि महिलाएं अगर सूक्ष्म उद्यम प्रस्तुत करेंगी या उद्यम जो है वो शुरू करेंगी तभी तो वो प्रतिवर्ष स्थायी आय 1 लाख रुपया कमा पाएंगी। और ऐसी 3 करोड़ महिलाओं को 1 लाख से ज़्यादा आय बनाए, ऐसे आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य किसने लिया है दोस्तों, तो ये लक्ष्य लिया है केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने महिलाओं पर बजट में कुछ प्रमुख घोषणाएं भी की है। उसमें अगर अपन लोग देखें तो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर का विस्तार करना भी शामिल है। तो आंगनवाड़ी की जितनी भी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता जितनी भी हैं दोस्तों, उनको इस बात के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है केंद्र सरकार ने। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो छूट मिलती है तो इसमें वो उनको प्राप्त होगी दोस्तों। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको अपन लोग ABPMJAY कहते हैं। ठीक है। AB यानी आयुष्मान भारत, PM यानी प्रधानमंत्री, J यानी जन, A यानी आरोग्य और फिर जो है वो Y यानी कि योजना। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल या भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख का कवरेज देती है। तो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रति परिवार कितना, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज स्वास्थ्य बीमा को लेकर के केंद्र सरकार देने जा रही है, जो बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट किया गया है दोस्तों।
महिलाओं को सशक्त बनाने पर अगर अपन लोग देखें तो उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने किया है। पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% से अधिक घर देने से उनकी गरिमा बढ़ी है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएम आवास योजना में महिलाओं को कितना घर दिया गया है, 70% से अधिक आवास महिलाओं के लिए दिए गए। उसके अलावा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है। कितनी? 1/3 सीटें अब संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ये भी महिलाओं की दिशा में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम दोस्तों उठाया है। उसके अलावा 3 तलाक को अवैध कर दिया, 3 तलाक को समाप्त कर दिया। तो ये भी महिलाओं के शोषण को लेकर के एक बहुत ही बड़ी बाधा थी, तो उसको भी सरकार ने जो है दूर कर दिया है दोस्तों। सरकार तकनीक प्रेमी युवाओं के लिए 21 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करेगी। महत्वपूर्ण खबर है ये। जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो लोग तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं, डिजिटल तरीके से जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए सरकार ने 21 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो ब्याज मुक्त ऋण निजी क्षेत्र के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखी। अब हम यहाँ पर देखेंगे अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट क्या है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेखानुदान, जिससे हम लोग अंतरिम बजट के रूप में भी जानते हैं। लेखानुदान को क्या कहते हैं? अंतरिम बजट। ठीक है, तो लेखानुदान, जिसे अंतरिम बजट के रूप में भी जाना जाता है, का अनिवार्य रूप से मतलब है कि सरकार वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने, ठीक है, के लिए व्यय जो है वो पूरा करने के लिए संसद की मंजूरी चाहती है। ठीक है, जिसमें वेतन का भुगतान करना है, विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसको लेकर के और फिर सरकार क्या करती है, एक अंतरिम बजट अथवा लेखानुदान प्रस्तुत करती है। उस लेखानुदान में प्रारंभ के 4 महीने का विवरण प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। तो जब तक नई सरकार कार्यभार नहीं संभालती और पूर्ण बजट पेश नहीं करती है, तब तक जो है वो सरकार क्या कर सकती है, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करेगी। और 4 महीने के लिए जो है वो कैसे देश में विभिन्न प्रकार की वित्तीय व्यवस्था को दुरुस्त करना, उसको लेकर के जो काम किया जाता है, उसको लेखानुदान अथवा अंतरिम बजट कहते हैं दोस्तों। सरकार पुरानी प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी और 1 करोड़ करदाताओं को इससे फायदा होगा। तो पुरानी प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेकर के सरकार 1 करोड़ करदाताओं को फायदा पहुंचाने जा रही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अपन लोग अगर देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को जब अपन देखेंगे तो सरकार की आय का कितना हिस्सा आयकर से आता है। ठीक है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। तो आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि दर्ज की गई है। तो 31 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ ITR दाखिल किए गए, जबकि 31 दिसंबर 2022 तक 7.51 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं दोस्तों, तो अंतरिम बजट से पता चला है कि अधिकांश सरकारी वित्तीय संसाधन उधार से आते हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता या शीर्ष आय जनरेटर आयकर से प्राप्त राजस्व है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो वित्त वर्ष 2015 में आयकर राजस्व सभी सरकारी संसाधनों का 19% होगा 2025 में। कॉरपोरेट टैक्स में 17%, GST में 18% और उधार में 28% हिस्सा होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो अपन एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ चर्चा करेंगे। रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त ऊर्जा देने का सरकार का लक्ष्य। ठीक है, तो जिस प्रकार से अपन लोग प्रधानमंत्री जो है मुफ्त सौर योजना या उसकी जब अपन लोग बात करते हैं, तो वित्त मंत्री ने रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए, यानी घर के ऊपर की छत पर सोलराइजेशन करने के लिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया। कितने करोड़ घरों को? 1 करोड़ घरों को प्रतिवर्ष कितनी? 300 यूनिट मुफ्त ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो सरकार जो है वो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्य अंतर वित्त पोषण भी प्रदान करने जा रही है। ठीक है, और भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर है 500 गीगावाट। तो 2030 तक जो है वो भारत कितना? 500 गीगावाट है ना, नवीनीकरण ऊर्जा
क्षमता का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के दोहन के लिए भी जो है वो वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा, क्योंकि तटीय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर पवन ऊर्जा का विकास करने के लिए 1% जो है वो वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो एक पवन ऊर्जा क्षमता के दोहन के लिए व्यवहार अंतर वित्त पोषण भी प्रदान किया जाएगा 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन ने देखा 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का कितना लक्ष्य रखा गया है, 500 गीगावाट लक्ष्य रखा गया है। और कितने करोड़ परिवारों को, 1 करोड़ परिवारों को हर महीने कितनी बिजली मुफ्त देने की योजना है, 300 यूनिट जो है ऊर्जा मुफ्त में प्रदान करने का सरकार का लक्ष्य है रूफटॉप सोलराइजेशन के जरिए। अब यहाँ जो ये योजना है उसके बारे में अपन बात करें तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत आती है ना, सौर ऊर्जा है तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत आती है। इससे लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ परिवारों को अपनी बिजली बेचने की अनुमति देकर लाभ होगा दोस्तों। तो इस परियोजना से इन परिवारों को सालाना 15 से 18 हज़ार के बीच बचत करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो राज्य संचालित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड परियोजना के लिए नामित नोडल एजेंसी है। तो इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जिसको अपन लोग REC कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य छत पर सौर प्रतिष्ठानों के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को बिजली से छूट प्रदान करना है। ठीक है, मुफ्त बिजली प्रदान करना है निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के जो भी लोग हैं उनके प्रतिष्ठानों पर, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, अब फिर हम लोग अन्य आवास योजनाओं की बात करें तो सरकार किराए के घरों, झुग्गियों, चालों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग आय के अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना को शुरू करेगी। ठीक है, तो ये आवास के लिए भी सरकार एक योजना शुरू करने जा रही है। PM आवास योजना ग्रामीण परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, है ना, जिसको अपन लोग कहते हैं PM आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से सरकार घर बना करके दे रही है, तो आने वाले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। कितने घर और बनाए जाएंगे, 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो जो रेलगाड़ियाँ हैं उनके मानकों में, यानी कि उनकी जो फैसिलिटी दिया जाएगा उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो उसमें 40,000 रेलगाड़ियों को किस मानक के अनुरूप बदला जाएगा दोस्तों, वंदे भारत मानक के अनुरूप 40,000 रेलगाड़ियों को बदला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उनको अपग्रेड करने का ये कार्यक्रम है ना। तो इसके तहत कितने हज़ार, 40,000 मानक रेल डिब्बों को वंदे भारत के अनुरूप बदला जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो अनुमानित अनुबंध अगले कुछ वर्षों तक सालाना 4,000 करोड़ का होगा। अब यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो 3 प्रमुख आर्थिक गलियारे कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसमें एक तो ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा होगा, जिसमें जहाँ ऊर्जा उत्पादन है, खनिज उत्पादन है और सीमेंट से संबंधित है। एक बंदरगाहों को कनेक्ट करने में भी एक गलियारा, एक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। एक उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ यातायात सघन है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है ना, तो उसको अगर अपन लोग देखें यहाँ पे, तो ऐसे क्षेत्रों को भी जो है वो एक कॉरिडोर के रूप में सरकार जोड़ने जा रही है। तो इसमें 3 प्रकार के जो आर्थिक गलियारे प्रमुख रूप से जो है वो विकसित किए जाएंगे, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग जो है वो नेक्स्ट खबर की तरफ अपना रुख करते हैं और ये बात आती है सर्वाइकल कैंसर की बात आती है, जो कि महिलाओं में सर्वाधिक देखा गया है। और सर्वाइकल कैंसर को दूर करने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा सरकार देगी। कितने वर्ष तक की लड़कियों में, 9 से 14 वर्ष तक की लड़कियों में जो सर्वाइकल कैंसर की समस्या है ना, अर्थात कि उनके जो यूँ कह सकते हो आप लोग सर है, उसके नीचे से जो उसकी हड्डी है वहाँ से लेकर के और फिर उसकी जो नीचे का पार्ट है वहाँ के बीच में सर्वाइकल कैंसर जो है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सरकार 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए उसके खिलाफ टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी दोस्तों। और वैक्सीन जो है उसका टीकाकरण का कार्यक्रम HPV वैक्सीन का प्रशासन शामिल होगा दोस्तों। ठीक है, तो HPV ये जो टीकाकरण है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक वायरस है जिससे ये फैलता है, तो उसको लेकर के टीकाकरण किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है, HPV वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, HPV। H का मतलब क्या होगा, ह्यूमन। H का मतलब क्या होगा दोस्तों, ह्यूमन। P का मतलब क्या होगा, पैपिलोमा। P का मतलब क्या होगा,
पेपिलोमा, और वी का मतलब क्या होगा दोस्तों, वायरस होगा। ठीक है, तो भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सर्वाधिक होने वाला कैंसर है। तो महिला सर्वाधिक पीड़ित है, कैंसर होते हैं उसमें सर्वाइकल कैंसर से दूसरा सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कैंसर कौन सा है, सर्वाइकल कैंसर। तो उसको दूर करने के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में टीकाकरण को सरकार बढ़ावा देगी और एचपीवी वैक्सीन शामिल होगा। एचपीवी का मतलब क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने 2022 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए एचपीवी टीकाकरण की सिफारिश भी की है दोस्तों। और उसके प्रबंधन के लिए मिशन इंद्रधनुष जो चलाया जाता है दोस्तों, ठीक है, उसमें भी तेजी से लागू यूँ कह सकते हो तेजी लाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और उसमें सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में भी तेजी लाई जाएगी। तो आंगनवाड़ी को सक्षम बनाना, सक्षम आंगनवाड़ी। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगा, पोषण में भी जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी, जिसको पोषण 2.0 के तहत उसमें उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। अब सर्वाइकल कैंसर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि गर्भाशय जो है, तो सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा में उत्पन्न होता है। तो गर्भाशय का जो निचला हिस्सा है जो योनि से जुड़ा होता है, ये अक्सर धीरे धीरे विकसित होता है और शुरुआती चरणों में इसके स्पष्ट लक्षण दिखते नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो जिसका कारण है वो क्या है, पेपिलोमा वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और इसीलिए एचपीवी नामक वैक्सीन जो है वो इसके लिए उपयोग में ली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक यौन संचरित संक्रमण है। अब हम लोग जब इसमें देखें तो यहाँ पर जो है एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत में सर्वाइकल कैंसर और अन्य एचपीवी से जुड़े कैंसर की रोकथाम के लिए पहला स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन कौन सा है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वो वैक्सीन कौन सा है, सर्वावेक। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है, सर्वा यानी सर्वाइकल कैंसर के लिए, वेक यानी वैक्सीन, तो सर्वावेक। ठीक है, ये पहला स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन है भारत का। क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, कृषि और संबंधित क्षेत्रों की अगर अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति, और उसमें मैंने आपको फसलें बताई थी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि। ठीक है, और उसके बाद में फिर अपन लोगों ने यहाँ पर देखा भी था कि किस प्रकार से संस्थान जो सरकार है वो अनुसंधान की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो इसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जलीय कृषि उत्पादकता को 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना। जलीय कृषि उत्पादकता, जलीय कृषि का मतलब क्या है, मछलियाँ, है ना। तो मत्स्य से रिलेटेड अगर अपन लोग देखें तो उस संपदा को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना, निर्यात को दोगुना करके 1 लाख करोड़ करना, यानी उसका निर्यात करना, और 55 लाख रोजगारों के अवसर भी पैदा होंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। तो पहली चीज़, जलीय कृषि उत्पादकता को 3 से अब कितना बढ़ाया जाएगा, 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, 1 लाख करोड़ करना, किसको, निर्यात को 1 लाख करोड़ यानी दुगुना करना। और तीसरी चीज़, निकट भविष्य में रोजगार सृजन करना। कितने रोजगार सृजन करेगी सरकार, 55 लाख रोजगार सृजन करने जा रही है दोस्तों। पर्यावरण और हरित ऊर्जा की अगर अपन लोग बात करते हैं दोस्तों को, तो ये जो सरकार है वो हरित ऊर्जा और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे रही है, और उसमें 2070 तक देश के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई जाएगी। कब तक, 2070 तक दोस्तों हमारी सरकार जो है नेट जीरो, ठीक है, पर्यावरण को लेकर के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ रही है दोस्तों। और उसके तहत अपतटीय सीमा जितनी भी वहाँ पवन ऊर्जा के दोहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा करने के लिए संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 गीगावाट, कितना, 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए सरकार जो है वो प्रयास कर रही है दोस्तों। और उसमें अगर अपन लोग देखें तो और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी, है ना। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्रिंग की एक नई योजना जो है शुरू की जाएगी दोस्तों। तो उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें, ब्लू इकोनॉमी की भी बात है यहाँ पर, तो उसको भी जो है वो क्या किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। और ब्लू इकोनॉमी में विशेष रूप से किस पर ध्यान दिया जाएगा, समुद्री क्षेत्र और फिर जो है वो जलीय कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अगर अपन लोग देखें तो कुछ प्रश्न भी हैं महत्वपूर्ण, जो अपन लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ कुछ प्रश्न
मैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो बजट से संबंधित यहाँ पर अगला आपका ध्यान चाहूँगा। उसमें बजट घोषणा के अनुसार कितनी आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, 3 लाख तक, ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और 15 लाख से अधिक अगर किसी का वार्षिक आय है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, इस पे अपन चर्चा कर ही चुके हैं, 30% टैक्स देना पड़ेगा। इस बजट के अनुसार सर्वाधिक आवंटन किसको दिया गया, रक्षा मंत्रालय को, कितना है, 6.1 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। सड़क परिवहन के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। रेल मंत्रालय को कितना दिया गया है, तो 2.55 लाख करोड़ रुपया, ये अपन पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। किसान कल्याण मंत्रालय और कृषि के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपया जो है वो किया गया है, आवंटित किया गया है दोस्तों। उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की बात की गई थी, 7,86,000 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए सरकार ने आवंटित किए हैं दोस्तों। उसके बाद में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जो है वो आरोग्य योजना जो है उसके लिए भी 7,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो यहाँ रक्षा मंत्रालय के सर्वाधिक आवंटन कितना है दोस्तों, 6.1 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद सड़क परिवहन के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपया, रेल के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपया, कृषि किसान के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद मनरेगा के लिए 7,86,000 करोड़ रुपये और 7,500 करोड़ रुपये आयुष्मान भारत योजना के लिए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। फिर अपन लोग यहाँ पर देखें तो वित्त मंत्री ने जो घोषणा की उसमें लखपति दीदी 2 करोड़ से बढ़ा करके कितना करोड़ करने जा रही है सरकार, 3 करोड़ का लक्ष्य लिया, यानी प्रत्येक महिला को, यानी कि 3 करोड़ महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये निश्चित आय प्रदान करने जा रही है सरकार, ठीक है। ये शब्द स्वयं सहायता समूह को महिलाओं के लिए जिसमें 1 लाख रुपये प्रति वर्ष कम से कम आय महिलाओं की होनी चाहिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी एक ऐसी वित्त पोषित योजना है जिसमें स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है, और कितना दिया जा रहा है, 5 लाख रुपये प्रति वर्ष, प्रति परिवार 5 लाख रुपये केंद्र सरकार देगी दोस्तों। नवाचार को समर्थन करने के लिए सरकार ने एक 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ कितने करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया है, 21 लाख करोड़ रुपए का। इस पर हम लोगों ने चर्चा की दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये सरकारी वित्तीय संसाधन में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है यहाँ बजट का शीर्ष आय जनरेटर कौन है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन लोग देखें तो एक तो कौन है, आप लोगों के उधारी से ज़्यादा पैसा आता है, और दूसरा किससे आता है, आप लोगों के जिसमें अपन लोग इनकम टैक्स से आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में रूफटॉप सोलराइजेशन में जो है वो कितनी इकाइयाँ हैं, तो 300 इकाई योजना जो है प्रति वर्ष प्रति परिवार को हर महीने मुफ्त बिजली, कितनी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान सरकार के द्वारा की जाएगी। सरकार ये वापस आ गया 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्थ अंतर्निधि प्रदान करेगी, जिसके लिए भारत ने 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना रखा है, 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। और कब तक रखा है, 2030 तक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, वो अपन ने बात कर ही चुके हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ये नोडल एजेंसी है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए, क्योंकि गांवों में प्रति परिवार जो है वो रूफ सोलराइजेशन किया जाएगा दोस्तों, और उसमें जो है वो प्रति महीने 300 यूनिट सरकार जो है मुफ्त बिजली देने जा रही है। तो उसके लिए कौन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है दोस्तों। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए अगर अपन लोग देखें यहाँ पर तो एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसके लिए उसको वंदे भारत मानकों पर अपग्रेड किया गया है। कितना उसने बजट दिया है, 4,000 करोड़ रुपये। अब सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण कितने वर्ष की महिलाओं में है दोस्तों, 9 से 14 वर्ष। उसके बाद भारत में सर्वाइकल कैंसर और HPV से जुड़े कैंसर की रोकथाम के लिए पहला स्वदेशी HPV, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा है दोस्तों, सर्वावेक। कौन सा है, सर्वावेक है, ठीक है। पुनर्स्थापना और अनुकूलन उपायों के लिए एक योजना जो एकीकृत और बहुउद्देशीय दृष्टिकोण के साथ तटीय और समुद्री कृषि को शुरुआत करेगी, नीली अर्थव्यवस्था 2.0, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अगर अपन लोग देखें तो खाद्य सब्सिडी कितनी आवंटित की गई है, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख, 5,200 और 50 करोड़, ठीक है दोस्तों। अंतरिम बजट में उर्वरक सब्सिडी 1,64,000 करोड़ रुपये, LPG सब्सिडी 11,925 करोड़ रुपये, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए बजट 37,500 करोड़ रुपये, ठीक है। PM किसान योजना के लिए बजट कितना है, तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 60,000 करोड़ रुपये दोस्तों। तो ये है ना, महिलाओं के कल्याण के लिए यहाँ पे देखें 1,000, 10,000, लाख, 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को इसको याद करना है दोस्तों, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के लिए
क्या घोषणा की है, तो यहाँ पर इतने करोड़ रुपए का आवंटन है। और अंतरिम बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,21,000 करोड़ आरक्षित करने का लक्ष्य किया गया। ये सब आंकड़े आप लोगों को जो PDF है पीएसपी इंस्टीट्यूशन की, टेलीग्राम पे आप जाइए और उस पर जो PDF है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसको मैंने आप लोगों को वैसे जो है वो बोल दिया है, लेकिन इसको आप लोगों को याद करना, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। अब अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में मैं भी कुछ प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे ऐड करूँगा। इसमें बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एक प्रश्न है। तो फ्रांसीसी शब्द बेगोट से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला, है ना। यानी कि पहले उस समय तो इसको क्या कहते हैं, चमड़े का थैला कहते हैं। उस समय फ्रांस के अंदर बेगोट शब्द से हुई है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में 1955-56 के बजट में विवाहित और अविवाहित लोगों के लिए अलग अलग कर मुक्त स्लैब की घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पहला और एकमात्र केंद्रीय बजट वर्ष 1958-59 के लिए था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहला और एकमात्र केंद्रीय बजट 1958-59 में पेश किया गया था। लेकिन अगर अपन लोग देखें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था वो किसने किया था दोस्तों, उनका क्या नाम है, उनका नाम है आप लोगों के षणमुख शेट्टी, है ना। तो षणमुख शेट्टी जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले बजट प्रस्तुत करता थे दोस्तों, है ना। जबकि भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया, अगर ये प्रश्न है तो 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो 1860 में जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम भारत में बजट पेश किया। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम बजट षणमुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था दोस्तों, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की घोषणा, है ना, NSA नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके स्थापना की घोषणा 1993-94 के बजट में की गई थी दोस्तों, जिस समय मनमोहन सिंह जो थे वो वित्त मंत्री थे। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है, जिसे भारत में किसी वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट पेश करने की सबसे बड़ी संख्या माना जाता है। इसके बाद P चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया है दोस्तों, ठीक है। 1999 तक केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को शाम 5 बजे तक पेश किया जाता था। हालांकि बाद में ये चीज़ें जो है वो बदल गई है। 1999 में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शाम 5 बजे बजट घोषणा परंपरा को बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। तो 1999 से पहले बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। उसके बाद में वित्त मंत्री बने यशवंत सिन्हा और उन्होंने इस परंपरा को बंद करके सुबह 11 बजे बजट को जो है वो यूँ कह सकते हो आप लोग की प्रस्तुत करने का समय कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में अपन लोग ये देखें कि ऐसा कौन सा वित्त मंत्री है जिसने एक भी बार केंद्रीय बजट पेश नहीं किया, तो उनका नाम क्या है, KC नियोगी। क्षितिज चंद्र नियोगी भारत के एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री दोस्तों रहे हैं जिन्होंने एक भी केंद्रीय बजट पेश नहीं किया। पहला केंद्रीय बजट जो पेश किया उनका नाम क्या है, उनका नाम है जेम्स विल्सन। पहला स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया षणमुख शेट्टी ने, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने 10 बार, 9 बार जो है वो किसने पेश किया था, तो यहाँ पर है आप लोग अगर देखोगे तो वित्त मंत्री कौन है, P चिदम्बरम दोस्तों। उसके बाद में एक भी बार बजट पेश नहीं किया ऐसे वित्त मंत्री कौन है, तो KC नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी है। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो सुबह 11 बजे बजट पेश करने की घोषणा या उसको प्रारंभ करने वाले वित्त मंत्री कौन है, यशवंत कुमार सिन्हा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो परंपराओं की बात करते हैं तो अरुण जेटली ने फरवरी के आखिरी वर्किंग डे पर बजट पेश करने की परंपरा को बदल दिया और 2017 में केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था और तब से उसी का पालन किया जा रहा है। तो 2017 में केंद्रीय बजट कब पेश किया गया, 1 फरवरी को पेश किया और तब से उसी का ही पालन किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला थी, है ना। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी दोस्तों, ठीक है। निर्मला सीतारमण जो है वो दूसरी महिला है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है या पहली व्यक्ति कौन है, निर्मला सीतारमण है दोस्तों। ये कुछ प्रश्न हैं जो इससे संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। स्वतंत्रता के बाद ये आ गया 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री जिनका नाम क्या है, R.K. षणमुखम शेट्टी, ये इनका
पूरा नाम है R.K. षणमुखम शेट्टी। इन्होंने बजट पेश किया था। सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया दोस्तों? तो एक तो कौन है आपके पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 10 बार पेश किया, पी चिदम्बरम ने 9 बार पेश किया, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार पेश किया और निर्मला सीतारमण ने 7 बार लगातार बजट पेश किया। काला बजट किसको कहते हैं दोस्तों? तो इंदिरा गांधी सरकार में यशवंतराव बी चौहान के द्वारा प्रस्तुत 1973-74 के बजट को काला बजट कहा गया है। ठीक है, क्योंकि उस वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 550 करोड़ रुपए था। ये एक ऐसा समय था जब भारत गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है दोस्तों। काला बजट किसको कहते हैं? सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। वित्त मंत्री कौन थे? यशवंतराव वी चौहान। और उन्होंने 73-74 में बजट पेश किया जिसको काला बजट कहा गया, क्योंकि भारत गंभीर वित्तीय संकट में गुजर रहा था दोस्तों। 28 फरवरी 1986 को वीपी सिंह के द्वारा कांग्रेस सरकार के लिए पेश किया गया केंद्रीय बजट भारत में लाइसेंस राज को खत्म करने की दिशा में पहला कदम था दोस्तों। तो इसको गाजर और छड़ी बजट भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि गाजर इसलिए क्योंकि पुरस्कार दिया जाता था और छड़ी इसलिए क्योंकि उसमें दंड भी दिया जाता था। तो इस प्रकार से वीपी सिंह के द्वारा कांग्रेस सरकार के लिए पेश किया गया केंद्रीय बजट जो है, जिसमें लाइसेंस राज को खत्म करने की दिशा में पहल किया गया था, उसको गाजर और छड़ी बजट भी कहा गया है दोस्तों। युगिन बजट कहते हैं अगर अपन लोग, तो मनमोहन सिंह ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया था 1991 में और उसमें लाइसेंस राज को समाप्त किया और आर्थिक उदारीकरण जो है की शुरुआत की थी एलपीजी के रूप में दोस्तों, है ना, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को शुरू किया था। इसको एपोकल बजट के रूप में जाना जाता है। युगिन यानी युगों में कभी ऐसा बजट पेश नहीं किया गया, इसलिए उसको युगिन बजट के नाम से भी कहा जाता है। और राव मनमोहन की सरकार को आर्थिक सुधारों का जनक भी भारत में माना जाता है दोस्तों। ड्रीम बजट की बात करें तो 1997-98 में बजट में संग्रह बढ़ाने के लिए कर की दरों को कम करने के लिए लाफर कर्व सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसको जो है वो ड्रीम बजट अपन लोग के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने व्यक्तियों के लिए अधिकतम सीमांत आयकर दर को 40% से घटाकर 30% कर दिया और घरेलू कंपनियों के लिए 35% कर दिया। ड्रीम बजट के रूप में जो है वो इसने सीमा शुल्क को घटा करके कितना कर दिया था? 40% कर दिया था दोस्तों। तो पी चिदम्बरम के बजट को ड्रीम बजट 1997-98 में कहा गया है दोस्तों। मिलेनियम बजट किसको कहते हैं? तो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करके सॉफ्टवेयर के निर्यातकों को प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया और कंप्यूटर उपकरण जैसी 21 वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम कर दिया। इसको मिलेनियम बजट कहा गया। और किसने प्रस्तुत किया था? 2000 में प्रस्तुत किया था। सन 2000 में किसने प्रस्तुत किया था? तो यशवंत सिन्हा ने प्रस्तुत किया था, जिसको अपन मिलेनियम बजट के नाम से कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए यशवंत सिन्हा के 2002-03 के बजट को रोल बैक बजट के रूप में भी लोकप्रिय रूप से याद किया जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रस्ताव वापस लिए थे रोल बैक होना सरकार का, इसलिए उसको रोल बैक बजट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद में सदी में एक बार आने वाला बजट पेश किया था 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने आक्रामक निजीकरण रणनीति और मजबूत कर संग्रह पर भरोसा करते हुए बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के माध्यम से एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कदम बढ़ाया था दोस्तों। तो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण ने एक बजट पेश किया था, जिसको सदी में एक बार आने वाला बजट कहा गया, 1 फरवरी 2021 को जो बजट पेश किया गया था, और इसमें आक्रामक निजीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, दूसरी बात क्या किया? मजबूत कर संग्रह पर भरोसा किया दोस्तों। और उसके साथ साथ में उन्होंने क्या किया कि स्वास्थ्य सेवा में निवेश को माध्यम बनाया था दोस्तों। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख बजट है जहां से लेकर के क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आज हमारा भारत के बजट को लेकर के एक सेशन था दोस्तों। और इस सेशन में हमने पूरी ये कोशिश की है कि इस बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं उस पर भी चर्चा की, महत्वपूर्ण किस किस प्रकार के बिंदु हैं, कौन कौन सी टॉपिक और योजना है उस पर चर्चा की, और अब तक के भारत के इतिहास को लेकर के और बजट संविधान में उसका क्या परिप्रेक्ष्य उसको लेकर के हमने विस्तार से चर्चा की और इस क्लास को महत्वपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आप
आगे भी हमको फीडबैक देते रहेंगे, क्योंकि हमारी ये जो टीम है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग टेक्निकल टीम की बात करें तो यहाँ अजय है, अमरू है, नितेश है, और उसके अलावा अगर हम लोगों को बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य अवेलेबल करवा रहे हैं तो वो भूपेश कलाल हैं। ये सभी लोग मिल करके इस क्लास को, ये जो पूरी टीम है वो बहुत ही बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है दोस्तों। तो आप सभी हमें अपना फीडबैक दीजिए और हम और भी बेहतर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपना काम कर सके। आप सभी लोग अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।